तो सबसे पहली चीज़ सीक्वल के लिए एक बेसिक सी चीज़ कि हम लोग जो है, पहली चीज़ जब हम लोग डेटाबेस पढ़ते हैं तो पहली चीज़ पढ़ते हैं कि एक रिलेशनल डेटाबेस की हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी। फाइल सिस्टम पे काम हो रहा था तो हम इस चीज़ पे क्यों आए थे। सही है, तो हम बेसिकली जो है वो डेटा रिडंडेंसी से भी थोड़ा बच जाते हैं कि हम जो है कुछ चीज़ें एक स्ट्रक्चर के थ्रू में रख रहे हैं और वहाँ से लिंक कर रहे हैं, सही है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। और जब हम रिलेशनल डेटाबेस पे आ जाते हैं तो सबसे मेन कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पे कीज़ का। आपके पास जो है वो मल्टीपल टाइप की कीज़ होती हैं, जिसमें से सबसे बेसिक हमारे पास प्राइमरी की होती है। अच्छा, हमारे पास एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, ऐसे बहुत सारे कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, ये भी कंस्ट्रेंट ही लगा रहे होते हैं। हमारे पास टेबल में एक कंस्ट्रेंट होता है यूनिक का, यूनिक की कह लो आप, उस पर हम जो है यूनिक का एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, जिससे जो है वो ये वाला काम कर देगा कि अब सारे एलिमेंट जो है वो जो है डिफर करेंगे। तो यूनिक और प्राइमरी, इन दोनों में कोई डिफरेंस रहा या सेम चीज़ है? सिर्फ सिंपल से एक बेसिक सी चीज़ है, दोनों सेम है, दोनों यूनिक होती हैं, मगर सिर्फ ये है कि यूनिक की जो है वो नल भी हो सकती है, प्राइमरी की जो है वो नल नहीं हो सकती। तो हम जब भी प्राइमरी की लगाते हैं उसके बैक एंड पे दो चीज़ें अप्लाई कर देता है, एक जो है वो यूनिक कंस्ट्रेंट लगा देता है, सही, कंस्ट्रेंट्स हम अलग से लगा सकते हैं, और साथ साथ वो नल का कंस्ट्रेंट लगा सकता है, लगा देता है कि नल नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर हमारे पास एडिशनल बेनिफिट्स वो हैं कि वो हम दूसरे टेबल्स में एज अ जो है वो उसको रिलेट कर सकते हैं। मगर हम इसीलिए प्राइमरी की पढ़ते हैं तो पहली चीज़ हम दो पॉइंट्स कहते हैं कि हमारे पास यूनिक होगा और नल नहीं होगा। अब जब हम एक टेबल पे बेसिक बात कर चुके हैं, हमारे पास प्राइमरी की है, वो टेबल के डेटा को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो अगर हम लोग मोस्टली स्टूडेंट का टेबल बनाते हैं तो स्टूडेंट के टेबल में हम या तो स्टूडेंट आईडी रख लेते हैं या स्टूडेंट कोड रख लेते हैं फॉर इंस्टेंस। प्राइमरी की के बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास फॉरेन की। तो फॉरेन की और प्राइमरी की में क्या फ़र्क है और क्या ज़रूरत है फॉरेन की? सही है, तो बेसिकली एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जब वो यूज़ होती है तो उसे हम फॉरेन की कह देते हैं, और वहाँ पे जो है वो नल भी हो सकता है, यानी कि वो की हो सकता है यूज़ ना हो, यानी कि जीरो टू मैनी का रिलेशनशिप हो, या फिर जो है वो मल्टीपल टाइम्स भी रिपीट हो सकता है। सही है, ऐसी है। ये सर। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा होगा जब डेटाबेस पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपने कैंडिडेट की भी पढ़ा होगा। तो बेसिकली जो है वो ऐसे कीज या फिर ऐसे पॉसिबल कीज जो कि हमें प्राइमरी की तरफ जा सके, सही। और ये चीज़ हम सबको पता और याद भी रखना चाहिए कि आपके पास प्राइमरी की ज़रूरी नहीं है एक ही कॉलम या एक ही जो है कॉलम से बने। तो आपके पास हो सकता है वो एक कॉलम से बन रहा हो, मल्टीपल से बन रहा हो। और जब हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, हो सकता है मैं यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट के आईडी पे रख लूँ, या हो सकता है मैं ईमेल एड्रेस पे रख लूँ। तो वो मैं दोनों से बना सकता हूँ। तो ये मेरे पास दोनों जो है वो कैंडिडेट कीज हो जाएंगी। और इस पे हम फिर डिसाइड करते हैं कि जो है वो हमेशा यूनिक होने के ज़्यादा चांसेस किस में, या ज़्यादा प्रेफर्ड कौन सा होगा, या ज़्यादा यूज कौन सा हो रहा होगा। इस चीज़ को हम जो है कैंडिडेट की कह देते हैं। अच्छा, ये जो है कीज पे हम आगे, इसके बाद जो हम जो मेन चीज़ पे आ जाते हैं कि डेटाबेस में जो हम बहुत सारी क्यूरीज चलाते हैं। अब मेरे पास जो है यहाँ पे डेटाबेस अगर आप देखो, एक मैंने टेस्ट डेटाबेस बनाया हुआ है और उसके अंदर हम लोग जो है वो स्टूडेंट के टेबल की बात कर रहे हैं। सिंपल से एक स्टूडेंट का टेबल है, तो अगर मुझे इसमें से डेटा फेच करना होता है, जो एक क्यूरी हम सबको पता है, वो हम लिखते हैं सेलेक्ट फ्रॉम, और हम कह देते हैं स्टूडेंट। ये मेरे पास जो है बेसिकली डेटा रिटर्न कर देता है सारे कॉलम्स का। अब अगर इस क्यूरी में जो है मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना हो या फिल्ट्रेशन लगानी हो, तो मैं पहली चीज़ क्या करते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट की क्यूरी में वह लगा देते हैं स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 1 कह देते हैं फिलहाल। पहली चीज़ ये है कि हम जो ऐसे कॉलम्स हटाने की कोशिश करते हैं जो हमें जो है नहीं दिखाने। तो फॉर एग्जांपल पासवर्ड का हो सकता है। मगर एक चीज़ होती है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज जब आप क्यूरी को लिख के ऑप्टिमाइज करने जाते हो, सबसे पहली चीज़ आप देखो कभी भी एस्टेक यूज़ हो रहा हो यानी कि स्टार, वो हटा दो। और उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास कोई क्रूशियल डेटा ना भी हो तो मगर ये सारे कॉलम्स लेके आ रहा है, और मुझे जो है सारे कॉलम ज़रूरत है या नहीं है, पहली चीज़। अगर मुझे सारे कॉलम ज़रूरत भी हैं तब भी मैं इसे कॉलम नेम दे दूं, वो बेहतर होगा, प्रेफर्ड होगा। और उसका रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये सारी चीज़ें लिख देता हूँ, अब इसके बाद हो सकता है मैं टेबल को जो है वो एक साल बाद जाके इसमें जो है चेंज कर देता हूँ। इसमें मैंने अभी 4 कॉलम है, अब मैं 10 कॉलम कर देता हूँ, और आपकी क्यूरी इसे मैं मॉडिफाई नहीं करता तो वो 10 कॉलम जो है यानी कि 14 कॉलम रिटर्न करना शुरू कर देगा। अब अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट थी फिर तो सही है, अगर रिक्वायरमेंट नहीं थी तो ये एक्स्ट्रा कॉलम्स आने शुरू हो जाएंगे जो कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी।
तो जितने कॉलम्स लाओगे उसकी कंप्यूटेशन पावर बढ़ते जाएगी। और हो सकता है मेरे पास ऐसे टेक्स्ट डेटा का रखा हो जिसमें जीबीज में डेटा रखा हो। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ब्लॉब के होता है, आपके पास डेटा टाइप होती है, आपके पास उसमें जो है 2 GB तक का डेटा स्टोर हो सकता है। तो अगर मैं 2 GB का डेटा हर रो पे लेने लाने शुरू कर दूं, तो अगर मेरे पास इस पर वेर का क्लॉज नहीं लगा होता, मेरे पास टोटल 6 रोज हैं, तो वो आपके पास होता ये है कि 6 रोज इंटू 2 GB, यानी कि 2 इंटू 6 12 GB ऑफ डेटा जो है वो फेच करके लाते हैं, और जबकि आपको ज़रूरत नहीं है। सही है, तो हम कोशिश ये करते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है वही कॉलम्स लाएं। रीज़न कि हमें एक तो रिक्वायर्ड नहीं है, दूसरा ये है कि उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, हर रो को रीड करने में टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम कॉलम्स को कम से कम करते रहते हैं। तो जब भी आप क्यूरी ऑप्टिमाइज करने बैठो, तो सबसे पहला काम तो स्टेरिक हटा लो। फिर हम दूसरा काम करते हैं कि हम कंडीशंस को चेक करना शुरू करते हैं कि ये कंडीशन सही है नहीं है। फिर हम जो है वो इंडेक्सेस की तरफ आते हैं, जो हम थोड़ी देर में उस पर बात करेंगे। अच्छा, अगर मुझे इस टेबल में इंसर्ट करना हो तो क्या लिखते हैं, कुछ पता है? अच्छा, ये जो है ऑप्शनल चीज़ है कि आपको लिखना है या नहीं है। सही है, मगर अगर आप जो है वो कोई कॉलम ऐसा है जिसमें आप इंसर्ट नहीं करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास जो है वो स्टूडेंट आईडी जो एक प्राइमरी की है, ऑटो जनरेटेड की है, तो वो मुझे शायद जो है वो इंसर्ट नहीं करने थे। तो हम देख लेते हैं। तो इसने मुझे एरर दे दिया कि भाई आप इंसर्ट नहीं कर सकते, उसके वो तो ऑटो जनरेटेड है, स्टूडेंट आईडी आप नहीं लिख सकते। तो अगर जो है फॉर एग्जांपल मैं जो है सारे कॉलम्स में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैं जो है कॉलम का नाम नहीं मेंशन करता, जो कि अभी हमने किया था। और अगर मुझे स्पेसिफिक कॉलम में इंसर्ट करना है, तो मैं जो स्पेसिफिक कॉलम्स इंसर्ट कर देता हूँ, तो मैं स्टूडेंट आईडी हटा देता हूँ यहाँ पे। इस केस में क्या होगा, मेरे पास जो है वो स्टूडेंट आईडी इसने नहीं किया, और वो ऑटो जनरेटेड था टेबल के साथ। जब मैंने बनाया था मैंने कह दिया था वो +1 करेगा, तो उसने उसे जनरेट करवा दिया। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो उसने कोई भी नंबर जनरेट कर दिया जो नेक्स्ट पॉसिबल नंबर था। सही है, बीच में बहुत ज़्यादा डेटा जो है वो बन के डिलीट कर दिया, तो उसका काउंटर रीसेट नहीं हुआ, उसने 1002 कर दिया फॉर इंस्टेंस। अपडेट की क्यूरी पे सबने काम किया हुआ है, करेक्ट? तो अगर मैं जो है वो अपडेट की क्यूरी में इसकी आईडी चेंज करा दूं इसी रिकॉर्ड के, जैसे हम कह देते हैं कि आपके पास स्टूडेंट को अपडेट करें। अच्छा, पहली चीज अगर देखो, मैंने क्यूरी में यहाँ पे काम ये किया, पहले मैंने अपडेट की क्यूरी लिखी, फिर मैंने वेर का लिखा, और फिर सेट का लिखा, इवन दो सेट पहले लिखा जाता है। इसका रीजन ये था कि एट टाइम्स होता ही है कि मैं अगर जो है ये वेर के क्लॉज लिखना भूल जाऊं और ये एग्जीक्यूट करवा दूं, तो क्या होगा क्यूरी में, कुछ मसला होगा या नहीं होगा? सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। इसीलिए जो है होता ही है कि अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग जो है प्रोडक्शन के डेटाबेस पे काम कर रहे हो, और तुमने काम ये किया कि जो है वो वेर के जो है यहाँ पे कुछ गलती कर दी या फिर लिखा नहीं, तो आपने ये एग्जीक्यूट करा दिया, तो पूरी डेटाबेस जो है वो खराब होने वाली है। तो सही है, तो वो आखिरी क्यूरी चला रहे होगे, उसके बाद तुम्हें चलाने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए बेहतर तरीका ये, हर कोई अलग अलग तरीके से करता है, कोई जो है वो यहाँ पे कमेंटेड कोड डाल के क्यूरी को रोक देता है। तो मैं मेरी प्रैक्टिस ये है कि पहले मैं अपडेट के बाद वेर लिख लेता हूँ, फिर मैं सेट की क्यूरी पे जाता हूँ, ताकि कंडीशन मैं कभी भूल ना जाऊँ। अच्छा, एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसमें मैंने क्या किया है। अच्छा, ओके, सही है। अच्छा, इसको हम जो है थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे आपके पास जो है, अभी मैं ये काम कर रहा था कि मैं जो है इंसर्ट करा रहा था, मुझे वो इंसर्ट नहीं करने दे रहा था स्टूडेंट आईडी पे। तो हमारे पास एक की एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी अंडरस्कोर इंसर्ट। ये करता है ये कि अब मुझे ये जो प्राइमरी की पे +1 वाली चीज़ है उसे बाईपास करा सकते हैं। तो मैं इसे कह देता हूँ कि इस कॉलम पे मुझे इंसर्ट कराने दो। मैं कह देता हूँ स्टूडेंट आईडी। अब इसने क्या किया कि 8 पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, इवन दो सेम रिकॉर्ड है, मगर इसने एग्जिस्ट एंटर करने दिया जो कि पहले मुझे अलाउ नहीं कर रहा था। तो ये हम प्राइमरी की को बाईपास कराते हैं आइडेंटिटी अंडरस्कोर इंसर्ट लिख के
आपके पास जो है वो बेसिकली इंसर्ट अलाउ कर रहे हैं आइडेंटिटी कॉलम पे। अच्छा, अब जो है बेसिकली जो है वो डिलीट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उस पर हम जो है वो भी स्किप करते हैं। मगर एक चीज़ जो कि बहुत ही कॉमन है, जो आपको रिक्वायरमेंट आती है एक टेबल से दूसरे टेबल में बल्क इंसर्ट करना। तो बल्क इंसर्ट करना कभी ज़रूरत पड़ी है तुम लोग को कि एक टेबल से डेटा उठा के हम दूसरे टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं? उसके अलावा मोस्टली आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आपको जो है फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सिस्टम है, वहाँ पे जो है वो आप डेटा को कंसोलिडेट करते हो एक दूसरे टेबल में, या फिर आप जो है वो लॉग्स बना रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपको होता है कि आप डेटा को आर्काइव कराते हो डेटाबेस लेवल पे। तो वहाँ पे हमें जो है बल्क इंसर्ट बहुत कॉमनली ज़रूरत पड़ता है, डिफरेंट कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है इसमें जो है आपके पास पहली चीज़ स्टूडेंट हिस्ट्री जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। और इसमें मैं जो है वो कॉलम बता देता हूँ कि आपको स्पेसिफिक कॉलम करना है। अभी देख लेते हैं एरर देता है नहीं देता। सही है, तो मुझे कॉलम बताने पड़ेंगे। चैप्टर से इंसर्ट करना होगा। तो इसके इसमें हमारे पास हुआ ये कि मैंने जो है पहली बात जो है वो प्राइमरी की को बाईपास करा दिया स्टूडेंट हिस्ट्री के टेबल में। उसके बाद इंसर्ट इनटू स्टूडेंट हिस्ट्री किया, यानी कि एक दूसरे टेबल में इंसर्ट करो, कौन से कॉलम्स में इंसर्ट करना है वो बता दिया, और सेलेक्ट की क्यूरी में बता दिया। अगर ये क्यूरी में वैसे ही चलाता ये मुझे सारे रोज दे रहा होता। तो इसने किया ये कि आपने एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल में इंसर्ट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ये है कि ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए, इसका स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये आपके पास बहुत बार ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, मगर एट टाइम्स होता है आपको डायनेमिकली जो है टेबल जनरेट करवाना पड़ता है। तो हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है जिससे हम जो है रन टाइम पे टेबल जनरेट करवा सकते हैं, वो होता है सेलेक्ट इनटू। अगर किसी ने नहीं यूज़ किया है तो उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि मेरे पास अब जो है टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास स्टूडेंट बैकअप एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं ये कह देता हूँ सेलेक्ट इनटू स्टूडेंट बैकअप फ्रॉम स्टूडेंट। अगर अब देखें इसने क्या किया, इसने रन टाइम पे टेबल भी जनरेट करा दिया और साथ साथ जो है वो उसका डेटा भी पॉपुलेट करा दिया। अब ये टेबल आपके जो है वो टेबल के स्कीमा में क्रिएट हो जाता है रन टाइम पे। तो अगर अभी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको रन टाइम पे टेबल जनरेट करवाने हैं तो आप जनरेट करवा सकते हो, और ये डेटा जो है इंसर्ट कराते जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है तुम लोगों ने कभी वाइल्ड कार्ड यूज़ किए होंगे डेटाबेस में, और कितने टाइप के वाइल्ड कार्ड यूज़ किए कुछ याद है? तो सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं आपके पास एस्ट्रिक के साथ या आपके परसेंटेज का साइन, कि ये हमें जो है वो वाइल्ड कार्ड कर देता है कि जीरो टू मैनी वाली चीज़ होती है कि अगर इसके बाद जो है वो कुछ भी ना हो या फिर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो वो हम देख रहे हो। तो अगर इन केस मुझे एक कैरेक्टर को स्किप कराना है तो हमारे पास अंडरस्कोर होता है। ये दो चीज़ें हम लोग कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर आपको जीरो टू मैनी यूज़ करना है तो हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं, अगर सिंगल कैरेक्टर को स्किप कराना है तो हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ कि आपके पास पहला कैरेक्टर जो है वो ये कर देते हैं, पहला कैरेक्टर ए हो, बी हो या एम हो। स्क्वायर ब्रैकेट्स में बता दें, ये जो है सिंपल सा फर्स्ट कैरेक्टर की बात हो रही है जहाँ पे मैंने दिया। तो इसका होगा ये कि ये वो सारे जो है वो आपके पास डेटा ले आएगा जो स्टार्ट हो रहे हो ए से या बी से या एम से या यू से। अगर वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ से जो है वो एम हटा देते हैं तो आपके पास 5 की जगह 3 रिकॉर्ड आने शुरू हो गए। सही। तो ये फर्स्ट कैरेक्टर की जगह मैंने रखा है तो फर्स्ट कैरेक्टर हो रहा है। अगर मैं सेकंड कैरेक्टर पे रख देता तो वो सेकंड कैरेक्टर पे भी आ जाता। तो इसमें जो है 3 वेरिएंट्स आएंगे। एक आपके पास ये है कि आप जो है इसको नॉट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो, कि आपने लगा दिए ए बी और यू के अलावा कोई और ले हो। तो हमने क्या दिया जब हमने किया तो हमारे पास जो है वो बाकी सारे आ गए ए बी और यू के अलावा। और तीसरा जो वेरिएंट है वो हमारे पास रेंज वाला होता है। मैं कह देता हूँ ए टू यू कुछ भी ले आओ, आपके पास जो है वो जो डेटा आएगा वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम डी तक कह देते हैं, तो ए से डी के बीच में जितना ए बी सी डी वो सारे कैरेक्टर्स ले आएगा।
अब ये जो है हमारे पास अगर यही क्यूरी लिखनी होती तो यूजली आप देखोगे ये कि हमारे पास क्यूरी इस तरह लिखी हुई होगी। अगर देखो ये क्यूरी और पहली वाली क्यूरी में दोनों में जो डिफरेंस नहीं है, हम लोग आउटपुट सेम आ रहा है। हमने किया ही है कि रादर देन एक कंडीशन की जगह अब हमने 4 कंडीशन लगा दी, ये ज़्यादा रीडेबल है। मगर परफॉर्मेंस वाइज दोनों में से बेहतर कौन सा होगा, या दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा? बिल्कुल, वो सिंस ऑप्टिमाइज है ऑलरेडी तो वो आपके पास बेहतर होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी तो हमारे पास डेटा जो है वो 1 सेकंड में आ रहा है और हमारे पास टोटल डेटाबेस में रिकॉर्ड ही शायद 8 रिकॉर्ड्स हैं। अगर ये मिलियंस में रिकॉर्ड होता तो आपको इम्पैक्ट फील होने शुरू होता कि इवन दो मैं और लगा रहा हूँ वो पूरे डेटा पे ट्राइवर्स कर रहा है, तो वहां पे आपके जो है वो क्यूरी स्लो होते जाएगी।